अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्लास कैंपस में थी, आप जरा पहले बता देती, हम लोग ज्वाइन कर लेते। अभी कैसे आए इतनी जल्दी? अगर यूनिवर्सिटी में हो तो आ जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। ये असल में बेसिकली ऑन कैंपस लेने का मतलब बाद में चेंज हुआ है जब क्लासरूम अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह तो वो ऑन कैंपस भी होगा, तो फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी ज्वाइन कर लेना जिसने करना हो, ठीक है। मैम रूम नंबर कौन सा है? 101 है। आ सकते हो तो आ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, आ जाओ बेशक। ओके मैम। लेकिन मैम हाइब्रिड सिस्टम है ना, हम ऑनलाइन भी तो ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली पहले तो मैं ऑनलाइन ले रही थी ना, क्योंकि क्लासरूम्स का इशू था। अब जरा इशू थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ है, तो अब ये मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सैटरडे वाला, वो भी इंशाल्लाह ऑन कैंपस होगा, ठीक है। हाइब्रिड होगा ये। मैम नेक्स्ट लेक्चर से भी हम कैंपस आ जाया करें? हाँ, आ जाओ, आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन मुझे एक दफ़ा इन्फॉर्म जरूर कर देना कि कौन मैम कौन आना चाहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ऑन कैंपस आने का मूड हो तो एक ईमेल ज़रूर कर देना मुझे, ताकि मैं एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है। मैम आप काइंडली थोड़ा वेट कर लें, हम क्लास में आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, आ जाओ, कोई इशू नहीं है। वो असल में थोड़ा सा लेट इसी वजह से हुआ है। आप लोग आ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। वालेकुम। जी जी, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ करो। हाँ, ये प्रोजेक्टर ऑन करवाना पड़ेगा। क्या सीन है इसका ऑन होने का? मैंने करना है यहाँ से? नहीं, बस हो गया। अच्छा, पहले अटेंडेंस का देख लें सीन के क्या है। हाँ हाँ, आ जाए, मुझे कुछ नहीं है। लग गए क्योंकि हम लगा लेंगे, वरना बाद में लगा लेंगे। अच्छा, अब इसमें से जो मेरे पास लिस्ट है स्टूडेंट की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अच्छा नहीं, अब भूल आ गई, ठीक है। तो जो जिसका इशू होगा वो आप लोगों ने सर नाम से डिस्कस करना है खुद से, ठीक है। अटेंडेंस का इशू जो भी आएगा। अभी लगा लूँ या एंड पे लगा लूँ? एंड पे लगा लूँ, चलो सही है। अभी लगा ले मैम। चलो
उन्होंने एंड पे जाना होगा ना, अटेंडेंस लगा के जाना होता है ना बच्चे ने। अच्छा चलो डोर बंद कर दो, बच्चे को शो रहा है। चलो ठीक है। ये लेक्चर में थोड़ा सा मसला इसी वजह से हुआ है क्योंकि रूम्स की अलॉटमेंट में थोड़ा सा इशू था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह फिर हम ऑन कैंपस ही लेंगे, ऑन कैंपस और हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से जिसने आना है मुझे अपना ईमेल यानी जो भी कर देना, ठीक है, ताकि मैं लिस्ट बना लूँ कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स को 100 स्टूडेंट्स को इकट्ठे नहीं बुला सकते, ठीक है। हाँ मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 109 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये 2 सेमेस्टर्स के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भी। हाँ 5th और 6th, हाँ जूनियर्स भी आप लोगों के बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे कुछ बच्चों ने बताया था, ठीक है। तो खैर अब टॉपिक स्टार्ट कर लें, बच्चों का वेट कर लें, मेरे ख्याल वेट कर लेते हैं। 5 मिनट वेट करें वो आज। हाँ ठीक है। सीटी अभी तक जितनी पड़ी है ऑनलाइन ही पड़ी है, जैसी मर्जी पड़ी है, लेकिन समझ आई है कुछ उसकी कि क्या होता है सीटी में? मेन सिटी हमने नहीं पढ़ी, वो जो भी पढ़ी है बाद में नहीं पढ़े, वो एक्स्ट्रा के साथ में क्रेडिट और होते तो उनमें से नहीं जो अभी तो पढ़ रहे हो ना, कि अभी भी नहीं पढ़ी? अभी पढ़ रहे हैं। मेरे साथ तो पढ़ रहे हो ना, इसी के पढ़ रहे हैं। उसी का पूछ रही हूँ ना, अच्छा मैं कहा इसलिए उसी का पूछ रही हूँ। कुछ समझ आई है कि बस यही करते हो कि ऑनलाइन क्लास छोड़ के बस ऑन करके इसलिए हम ऑन कैंपस से गए कि ऑनलाइन में समझ नहीं सही लगा। हाँ ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम यानी ऐसे है, बिल्कुल है। कुछ बच्चे कंटिन्यूअसली बोल रहे होते थे और मैम ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, ऑल्दो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों ने टच किया ना, उनको आइडिया होता है सीटी का। ये पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। तो बोला करो ना, जब तुम लोगों से तो क्वेश्चन हो रहे होते हैं। अच्छा, मैंने वैसे वो ऑप्शन रखी हुई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने वो ऑप्शन रन नहीं की हुई, ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम लोग के अलावा भी? आइडिया है किसी का कोई? आ रही है जापान लड़कियां हो रही हैं। आज ठीक है ठीक है। अभी 2-3 मिनट तक हम ना 45 पे ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा पिछला हमने जितना टॉपिक्स पढ़े उनमें से कोई अगर क्वेश्चन वगैरह करना है या अगर कोई टॉपिक रिपीट करना है, क्योंकि अब ऑन कैंपस भी हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक रिपीट करना है तो मुझे बता देना, क्योंकि ओवरव्यू चलो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जाना फिर इसका ओवरव्यू रखेंगे। सारे का ओवरव्यू चाहिए पिछले सारे लेक्चर्स का? सेकंड लेक्चर कौन सा था? डाटा एक्विजिशन वाला मेरा ख्याल है। हाँ अच्छा ठीक है, उसका कर लेंगे। बस आप लोगों ने ये याद रखना ना बेसिकली कि सीटी में आपका इमेज बन कैसे रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। हम यानी उसमें ये देख रहे हैं कि अभी हमने सबसे पहले उसके बारे में सीटी की पढ़ी थी चीज़ें, मतलब उसकी हमने गेंट्री के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा, ठीक है। जो डाटा एक्विजिशन में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं, यानी डाटा एक्वायर करना है, तो हमारी सारी मशीनरी यूज हो रही है। अब हम खुद से तो नहीं ना डाटा, यानी अपनी तरफ से तो हाथ से तो नहीं ना लिख रहे, कुछ मशीनरी एक्वायर कर रही है ना। तो डाटा एक्विजिशन में बेसिकली आपकी जो मशीन रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपका हार्डवेयर है वो आता है, ठीक है। तो डाटा एक्विजिशन में आपका ये होगा। उसके बाद हमने इसकी जो 3 प्रोसेस पढ़े थे सीटी के, कि आप इमेज आपका कैसे बनता है, सीटी प्रोसेसेस जो थे, एक डाटा एक्विजिशन था, ठीक है। दूसरा क्या था, याद है किसी को? भूल गए? रिकंस्ट्रक्शन में जी रिकंस्ट्रक्शन था, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या था? प्रोसेसिंग थी मेरे ख्याल में। नहीं, प्रोसेसिंग और इमेज डिस्प्ले। हाँ बिल्कुल, जो थर्ड वाला था वो इमेज डिस्प्ले था, ठीक है। यस मैम। यानी पहले हम डाटा ले रहे हैं, सेकंड नंबर पे हम उसको डाटा हमने एक्वायर कर लिया, हमारे पास जो हमारा हार्डवेयर था उससे हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप होगा उसके बीच में क्या है कि हमने अपनी इमेज की रिकंस्ट्रक्शन करनी है, यानी जो डाटा हमारे पास आया था वो रॉ फॉर्म में था, ठीक है। अब उस डाटा को हमने अपने यूज के काबिल बनाना है कि हम उसको देख सकें कि वो क्या चीज हमारे पास आई है, ठीक है। क्योंकि वो रॉ डाटा उसको तो नहीं हम देख सकते, ठीक है। तो इमेज जो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन में फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो डाटा हमने एक्वायर किया था उसको यूज करेंगे, ठीक है। और हमने अपनी मर्जी से जो हमने हाउसफुल यूनिट्स उसको देना है, जो भी हमने उसके बिल में चेंजेस करने हैं वो हम इमेज रिकंस्ट्रक्शन से करेंगे। डिफरेंट प्लेन्स में इमेज बनाएंगे, कोरोनल चाहिए, सैडिटल चाहिए, जो चाहिए वो हम उसके साथ करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या आता है, इमेज डिस्प्ले। अब हमने वो भी बना लिया, अब हमने सारा कुछ कर लिया, डाटा एक्वायर भी कर लिया और हमने अपने हिसाब से जो चेंजेस करनी थी वो भी कर ली है। अब हमने ये देखना है
कि वो हमें नज़र किस तरह से आएगा, ठीक है। इमेज डिस्प्ले बेस सिर्फ वो चीज़ आती है कि वो आपको इमेज नज़र किस तरह से आ रही है, उसके आपने ग्रे स्केल देखना है, ठीक है, इमेज आपको ब्लैक नज़र आ रही है, वाइट नज़र आ रही है, जो भी चीज़ है, ठीक है। ये आपका बेसिकली सीटी प्रोसेस है। ये 3 चीज़ें अभी तक हम इन्हीं को ही देख रहे थे शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। पहले लेक्चर में आपने उसकी वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, जनरेशंस पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ लेक्चर हमारे वही थे जो ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े हैं, ये था, ठीक है। और बाकी इसमें से जो डाटा एक्विजिशन में से करने वाली चीज़ें हैं वो आपका हार्डवेयर ही है ज़्यादा, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। चलो अब रिव्यू जब हम इसका करेंगे, इस लेक्चर को मिला के 5 लेक्चर हमारे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम एक शुरू से लेकर एंड तक रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लेक्चर कर लेते हैं स्टार्ट। अब हमारा आज का लेक्चर है इमेज आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अगर किसी को याद हो तो मुझे बताइए। यानी ये चीज़ हमारी इमेज के अंदर नज़र हमें आ रही है, डिस्प्ले हो गई है, लेकिन ये हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं थी, ठीक है। जिस चीज़ को हमने स्कैन किया था वहाँ पे हमारे पास ये नहीं थे, ठीक है। अगर हम यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हेड की स्कैनिंग कर रहे हैं, ब्रेन का स्कैन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। पेशेंट के अंदर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास इमेज बना, जब हमारी मॉनिटर पे हमें इमेज नज़र आया तो उसके अंदर जो है वो हमें वो चीज़ नज़र आ गई, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई आपको ब्राइट से शेड होगा, डार्क शेड होगा, लाइन्स होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनडिजायरेबल चीज़ है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी इमेज के ऊपर, ठीक है। तो वो आपके इमेज आर्टिफैक्ट्स हैं। अच्छा, इमेज आर्टिफैक्ट की डेफिनेशन अगर आप लोगों को नजर आ रही हो कि क्या होता है, वही बात है कि एन ऑब्जेक्ट सीन ऑन द इमेज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इज कंसिडर्ड एन आर्टिफैक्ट। लेकिन वो आपके पास यानी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इमेज बनेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपकी, उसके बाद हमने उनको क्लासीफाई करना है, अपने इमेज आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई हम कैसे उनको कर रहे हैं। आप इनको देख रहे हो कि ये आपके पेशेंट बेस्ड हो सकते हैं, पेशेंट बेस्ड किस तरह से होंगे। क्या हुआ है मैम? स्लाइड ही नजर आ रही, जस्ट इमेज आर्टिफैक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। नहीं हो रही वैसे हो रही मैम, फुल इंटरनेट इशू यार, ये मैंने क्या करना है इसको। शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अपने आर्टिफैक्ट्स को अब हम क्लासिफाई करते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं कि आपके पास फिजिक्स बेस्ड हो सकते हैं। फिजिक्स बेस्ड है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या समझ आ रही है फिजिक्स बेस्ड से? मशीन रिलेटेड है, ठीक है। मशीन में कोई मसला आ रहा है, यानी उसकी जो भी हमने फिजिकल चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी अपनी डाटा एक्विजिशन में, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई मसला है तो वो हम उसको क्लासीफाई करेंगे, फिजिक्स बेस्ड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगली जो इनकी क्लासिफिकेशन आती है वो है पेशेंट बेस्ड। पेशेंट बेस्ड होने का क्या मतलब है? पेशेंट की पोजीशनिंग से रिलेटेड है, पेशेंट की मोशन से रिलेटेड है। आप स्कैन कर रहे हो, पेशेंट हिल गया बीच में, ठीक है, उसकी वजह से लाइंस आ गई, ठीक है, उस वजह से आपके पास आर्टिफैक्ट आता है। फिर आपके पास मेटेलिक आर्टिफैक्ट आता है, यानी पेशेंट ने को ना कोई, आप अगर हेड स्कैन कर रहे हो, फीमेल पेशेंट है, उसने नोज पिन पहनी हुई है, इयरिंग्स पहने हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास लाइंस आ जाएंगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, ठीक है, वो आपके पास इमेज खराब आएगा, आर्टिफैक्ट बन जाएगा। फिर आपके पास अगर पेशेंट आपका लेटा हुआ है, उसके जो बाजू हैं वो यानी उसके दोनों आर्म उसकी साइड पर हैं, ठीक है, और क्या हुआ है कि उसने कोई बैंगल पहने हुए हैं या रिंग पहनी हुई है। फीमेल पेशेंट्स का यूजुअली होता है, मेल पेशेंट ने वॉच पहनी होगी, ठीक है, उसकी वजह से अगर आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, पेशेंट रिलेटेड मसलों की वजह से आ रहे हैं, वो पेशेंट बेस्ड है, ठीक है। आपके पास जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है इक्विपमेंट इंड्यूस। ये भी आपके इक्विपमेंट रिलेटेड ही है, यानी पहले तो हमने देखा कि वो फिजिकल बेस्ड है, यानी आपकी जो है वो उसके डाटा एक्विजिशन में मसला आ रहा था, ठीक है। इक्विपमेंट इंड्यूस वो होंगे कि यानी आपकी इमेज की कैलिब्रेशन में कोई मसला है, ठीक है, उस वजह से यानी ये आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में इमेज क्वालिटी भी देखा था, अगर किसी को कुछ याद हो तो याद है थोड़ा बहुत। इमेज क्वालिटी थी, उसमें हमने देखा था कि हम कुछ चीज़ें पढ़ी थी, स्पेशल रेजोल्यूशन था, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन था, ठीक है, और उनको हम किस तरह से कर रहे थे, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह किस तरह से कर रहे थे, थोड़ा बहुत अगर याद हो किसी को तो। पिछली चीज़ हम भूलना जाया करो, एक दफ़ा ना लेक्चर देखा करो, रिलेटेड ही होते हैं ना सारे आपस में। अच्छा जी,
आर्टिफैक्ट्स क्या कर रहे हैं अभी हमारे पास, सीरियसली डिग्रेड कर रहे हैं आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज को, कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा आपकी इमेज को ख़राब कर देते हैं कि वो डायग्नोस्टिकली यूजफुल नहीं रहती, ठीक है। ये इसकी छोटी सी इनकी डेफिनेशन है, इमेज आर्टिफैक्ट की थोड़ी सी कहानी है। उसके बाद अब हमने चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो पहली टाइप का आर्टिफैक्ट है वो है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आता किस वजह से है? वो इस वजह से है कि आपका जो डिटेक्टर है सीटी का, वो क्या करता है कि आपके पास जितनी भी एक्सरेज आ रही है ना, ठीक है, जैसी भी है, लो एनर्जी की या हाई एनर्जी की, हर टाइप की होती हैं, पॉलीक्रोमेटिक होती हैं, पता है इस चीज का, ठीक है। एक्सरे की जो बीम है वो हर एनर्जी की होती है, लो एनर्जी की भी, हाई एनर्जी की भी। मैम स्लाइड नहीं शो मैम क्या मतलब एक कुछ शेयर करना प्लीज। अब सही है, अब सही शो ऐसे होती अभी है। 4 पे क्लिक करें इस तरह। अच्छा, अब इसको नजर आएगी सबको? अच्छा, पता नहीं अब शो हो रही है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों? Yes, यस मैम। जी मैम बोल। अच्छा, अब हमारे पास जो आर्टिफैक्ट है वो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हमने बीम के बारे में बात की कि एक्सरे बीम जो है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, ठीक है। उसके यानी एनर्जी उसकी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, जो भी हमारे पास एक्सरेज आ रही हैं। अब हमारा डिटेक्टर जो है, जो एक्सरेज डिटेक्ट करेगा, वो सिर्फ वही डिटेक्ट करेगा जो डिटेक्टर के ऊपर आकर लग रही है, ठीक है। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट के उसके ऊपर जो आके लग रही हैं वो लो एनर्जी की या हाई एनर्जी की हैं, ठीक है। वो यानी जो भी उसके ऊपर आके लगेगी उसने उसको डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो उसका इमेज बना देगा, वो नहीं देखेगा कि ये लो एनर्जी की थी, हाई एनर्जी की थी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जरा हाई एनर्जी की, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं, लो एनर्जी की तो सारी बात है स्कैटर होती है, फजूल सी होती है, वो अच्छी इमेज नहीं देती, ठीक है। अब हमें चाहिए हाई एनर्जी की, अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की एक्सरेज, ठीक है, जो हमारे पास डिटेक्टर पे आके लगे और हमें अच्छा इमेज दें, ठीक है। तो अब अगर हम बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हमारे पास किस वजह से आता है? वो इस वजह से आता है कि आपके पास सारी बीम्स आके लग रही हैं, लो एनर्जी की भी हैं, हाई एनर्जी की भी हैं, वो डिटेक्टर तक पहुंच गई हैं, डिटेक्टर को टकरा गई हैं। अब डिटेक्टर ने उनको डिटेक्ट कर लिया, उसने नहीं देखना कौन सी एनर्जी की है, ठीक है। उसी वजह से हमारे पास उल्टा सीधा सा इमेज, यानी किसी जगह पे हमारे पास डेंसिटी या वो लो हो सकती है, किसी जगह पे हमारे पास जो कंट्रास्ट है वो हाई हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास यानी जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है बेसिकली ये इस रीजन की वजह से आता है, ठीक है। तो ये उसकी सारी कहानियां लिखी हुई है, लो एनर्जी आ जाती है, अटेन्यूएट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इफेक्ट ज्यादातर आता है हमारे पास कब है? जब हमारे पास जो है एक्सरे बीम किसी भी डेंस स्ट्रक्चर से टकराती है, ठीक है। किसी भी डेंस स्ट्रक्चर से होकर जब आएगी डिटेक्टर के ऊपर, तब हमारे पास ये वाला आर्टिफैक्ट आएगा। डेंस स्ट्रक्चर बॉडी में, यानी अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल का जो कौन सा पार्ट है वो ज्यादा डेंस हो सकता है? बेस ऑफ स्कल ज्यादा डेंस होती है, अगर एनेटमी थोड़ी बहुत याद हो तो, ठीक है। बेस ऑफ स्कल पे आपकी जो जितनी भी बोन्स वगैरह है वो ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। बेस ऑफ स्कल के ऊपर आएगा तो आपके पास ये इमेज, ये वाला आर्टिफैक्ट बनेगा, ठीक है। इसकी अब इसका मेथड समझ आया कि ये क्यों बन रहा है? डिटेक्टर की वजह से, ठीक है। डिटेक्टर जो है वो सारी एक्सरेज को, सारी एनर्जी की एक्सरेज को वो अपने अंदर यानी डिटेक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और वो हमारे पास जो लो एनर्जी वाली है यूजुअली वो हमारे पास अच्छा इमेज नहीं बनाती, ठीक है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास, अच्छा, ये आर्टिफैक्ट जो है ये कपिंग आर्टिफैक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी आपकी इमेज की पेरिफेरी पे हो सकता है, ठीक है। यानी इमेज की जो आपकी पेरिफेरी है, साइड्स पे जो इमेज है वो आपकी लाइटर हो जाएगी, ठीक है, और बीच में से वो डार्कर इमेज होगी, सही है। ये कपिंग आर्टिफैक्ट है इसी की टाइप है, ठीक है, यानी उसकी अपीयरेंस है एक तरह से। उसके बाद क्या है कि अपीयरेंस होती है तो डार्क बैंड्स या स्ट्रीक्स की शक्ल में। मैंने पहले भी बताया कि कोई ना कोई अब नॉर्मल सी लाइंस या नजर आएंगी तो वो डार्क भी हो सकती हैं, स्ट्रीक लाइंस स्ट्रीक की तरह हो सकती हैं, ठीक है। करेक्शन अब आपने इसकी किस तरह से करनी है? करेक्शन यूजुअली जो है वो ये 3 तरीकों से करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन आ जाती है। फिल्ट्रेशन जो है वो एल्यूमिनियम से करते हैं। अगर एक्सरे सिस्टम्स आप लोगों ने पढ़े हो एक्सरे से रिलेटेड, ठीक है, उसमें यानी फिल्ट्रेशन की बात होती है। इसमें भी हमने जो सीटी का अपना पढ़ा था, जो टॉपिक जिसके बीच में हमने देखा था, सारी डिटेल देखी थी, ठीक है, उसके बीच में भी आपके पास ये फिल्टर्स आ रहे थे, ठीक है। तो उन फिल्टर्स का क्या काम है कि जो आपके पास लो एनर्जी की जो बीम है उसको वो खत्म कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। जो हाई एनर्जी की बीम है सिर्फ वो डिटेक्टर्स तक आते हैं, एल्यूमिनियम फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये करेक्शन के तरीके हैं। पहले आपने आर्टिफैक्ट्स पढ़ने किस तरह से हैं? आपने पहले आर्टिफैक्ट की कहानी पढ़नी है, ठीक है, कि वो क्यों है, किस वजह से, ठीक है। उसका छोटा मोटा आपको रीजन उसका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि उसके कॉजेज, ठीक है, एक आर्टिफैक्ट होता क्या, उसकी डेफिनेशन या उसकी कोई भी डिटेल, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने उसके कॉजेज देखने हैं, किस वजह से आ रहा है। वो कॉजेज और डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है, एक जैसी चीज होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने इसकी क्या देखना है कि आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें, ये 3 चीजें आपने जो भी आपने आर्टिफैक्ट पढ़ोगे आगे, ठीक है। रिपीट कर दें। क्या चीज? कि पढ़ना कैसे है? जी जी।
पढ़ना इस तरह से है आर्टिफैक्ट्स को कि आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। एक आपने आर्टिफैक्ट की थोड़ी सी डिटेल करनी है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि वो क्यों होता है। सेकंड नंबर पे आपने क्यों करना है, आपने वो करना है कि उसका जो है क्या कहते हैं, आपने उसकी क्या चीज थी, नहीं करेक्शन नहीं, कॉजेज। हाँ, सेकंड नंबर पे आपने इसके कॉजेज करने हैं, ठीक है, कि किस वजह से हो रहा है। जैसे ये वाला आर्टिफैक्ट हमने देखा, इसमें देखा कि हमने हमारी बीम पॉलीक्रोमेटिक होती है और लो एनर्जी हाई एनर्जी होती है सारी आगे टेक्टर पे, वो जो इसकी है सारा इसका कॉजेज में आ गया, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपने इसकी करेक्शन देखनी है कि आप अपना जो भी आपका आर्टिफैक्ट है उसको करेक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू मैम। कोई भी आर्टिफैक्ट पढ़ोगे, किसी भी मोडेलिटी में पढ़ोगे, बेशक वो एमआरआई में पढ़ो, सीटी में पढ़ो, एक्सरेज में पढ़ो, जहां भी पढ़ोगे आर्टिफैक्ट इस तरह पढ़ने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स में याद रखने हैं और अगर कोई पूछे तो उसको बताने भी इन्हीं 3 पॉइंट्स में, ठीक है। अच्छा जी, करेक्शन हम सीटी सिस्टम क्यों हम कर रहे हैं, 3 तरीकों से कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन हमने देख लिया, कैलिब्रेशन करेक्शन है, ठीक है। आपके पास आपने प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड तरीके से आपने इमेज लेना है, ठीक है। जो आपका स्कैन फील्ड ऑफ व्यू था वो आपने प्रॉपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं लेना, बहुत छोटा नहीं लेना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेना है। ये अब रिक्वायरमेंट आपके जो भी आप रीजन जिसका आप इमेज ले रहे हो उस रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि हमने जो अपना फील्ड ऑफ व्यू हमने क्या रखना है, सही है। अच्छा, उसके बाद करेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स वगैरह, ये अब हमारे डिटेल काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये यानी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बीच में सेटिंग्स होती हैं, ऑलरेडी होती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो आप सिलेक्ट करते हो, आपके पास अच्छा इमेज आता है, ठीक है। ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है। अब ये देखो, ये अच्छा मेरे फोन में ख्याल है ज़्यादा ही छोटा है, चलो जब इसको अपने पास देखोगे ना खोल के तो उसको बड़ा कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, इसमें मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, जो मैंने अभी तरीके बताए आप लोगों को कि आपने अपना इमेज देखना, वो अपना आर्टिफैक्ट देखना किस तरह से है, पता कैसे चल रहा है, उसकी कहानी, फिर पॉसिबल कॉजेज आपने देखना और लास्ट पे आपका जो करेक्शन स्टेप है आपने वो देखना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने अपने आर्टिफैक्ट में पढ़नी है। उसके बाद ये अब आपके बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट की इमेज है। अब इसमें अगर आप लोगों को एरो नजर आ रहे हो, ये वाले 3 नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बेस ऑफ स्कल की इमेज है, सही है। और इसमें ये देखो, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो तो ये नॉर्मली नॉर्मल इमेज मुझे दिखानी चाहिए थी। अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें यहाँ पे जो है ये, अगर आपको ये डार्क बैंड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे अब नीचे देखो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सारा कुछ ग्रे ग्रे सी इमेज है। ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये डार्केस्ट से बैंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें लाइंस बनी हुई है, बीच में कुछ ना कुछ एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस ऑफ स्कल है, बेस ऑफ स्कल पे बोन्स जो है डेंस होती हैं और डेंस ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमारे पास ये आर्टिफैक्ट आता है। क्लियर हुआ है, कुछ काफी लंबा था। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास अगला छोटा सा थोड़ा सा ये है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। ये हमारे पास क्यों आ रहा है कि जब आप एक वॉक्सल लेते हो, वॉक्सल का मेरे ख्याल मैंने बताया था कि जो आपकी जो इमेज बनती है, जैसे अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है हमारी, वो पिक्सल्स की फॉर्म में बनती है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, वो एक बड़ी इमेज बनाते हैं। वॉक्सल आपके पास बेसिकली होता पिक्सल ही है, लेकिन वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। आपके पास सीटी और एमआरआई की जो इमेजेस बनती है वो वॉक्सल्स की फॉर्म में बनती है, यानी 3 डायमेंशनल इमेज आपको उसमें बन सकती है, ठीक है। सीटी और एमआरआई में जब हम बात करते हैं तो पिक्सल से ज्यादा हम वॉक्सल्स को भी कंसिडर करते हैं जब हम अपनी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और यानी जो भी हमने अगर उसमें 3D इमेज बनाना और जिस भी तरीके से हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो वॉक्सल और पिक्सल का डिफरेंस समझ आया कुछ। पिक्सल जैसे छोटे छोटे अगर देखे होंगे पिक्सल, मेरा ख्याल है पिक्सल मूवी भी आई थी एक, वो कार्टून मूवी थी, अगर पता नहीं देखते हो शायद, एनिमेटेड मूवी थी, जिसके घर में बच्चे होंगे उसको पता होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट क्यों आ रहा है कि जब आपके पास एक वॉक्सल के अंदर एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। यानी इसको देख लो आगे से किस तरह से हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी डेंस ऑब्जेक्ट है वो आपके फील्ड ऑफ व्यू के एजेस पे आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो वो आपके उसकी जो भी आपका फील्ड ऑफ व्यू है, जो भी आपके पास इमेज बना है उधर से मिस भी हो सकता है, ठीक है। मिस होगा यानी आधा इमेज आएगा आपके वॉक्सल्स के बीच में आ जाएगा और आधा इमेज नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, यानी वो पूरा एरिया कवर नहीं कर पा रहा आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है। उस वजह से आप मैं इसकी इमेज दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होगा कि ये क्यों है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है कि शेडिंग आर्टिफैक्ट बन जाता है इमेज में। इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप थिन स्लाइसेस यूज करो। जितने थिन स्लाइसेस यूज करोगे वॉक्सल्स जो है वो, यानी जो भी आपका इमेज बन रहा है वो उतना एरिया कवर करेगा, ठीक है। जितने थिन स्लाइसेस होंगे उतना एरिया कवर होगा, उतना एरिया, इमेज थोड़ा बढ़ जाएगा, इमेज का क्या कहते हैं जो आपका स्कैन टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन फायदा होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, इमेज अच्छा बनेगा। और इसकी करेक्शन आप इसमें कैसे कर सकते हो कि थिन स्लाइसेस यूज करोगे। अब ये देखो, इसमें आप देख लो कि आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो इस साइड से इधर से जा रहा है, उधर से उधर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ एरिया है। अगर आप सिर्फ इधर वाली साइड को देख लो, ठीक है, या ये देखो, अगर आप सिर्फ इस साइड से देखो तो अब बीच में कुछ एरिया हमारे पास छोड़ छोड़ के जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इस साइड से अपनी इमेज को देख लो तो वो यहाँ से कुछ एरिया छोड़ छोड़ के जा रहा है,
ठीक है। ये तो दोनों साइड से अभी इस टाइम हमने अपनी बीम ऑन की हुई है तो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से है, ठीक है। लेकिन ये इस जगह पे इस तरह होता है कि आपके पास जो कुछ एरिया वो मिस हो सकता है, कुछ एरिया इन्वॉल्व होता है, कुछ एरिया मिस होता है, ठीक है। तो आपके वॉक्सेल्स जो बनते हैं, जो भी बनते हैं, उनके बीच में प्रॉपर इमेज नहीं बनता, टिश्यू डिफरेंस आ जाता है। यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, फिर वो कोई ना कोई आर्टिफैक्ट, शेडिंग आर्टिफैक्ट बनाते हैं। क्योंकि अब इसी एरिया में बोन भी पड़ी हुई है, इस एरिया में अगर आप देखो तो आपके लंग टिश्यू भी पड़े हुए हैं, थोड़ा सा नीचे हो तो आपके बाकी ऑर्गन्स भी पड़े हुए हैं, यानी डेंसिटी डिफरेंस भी काफी ज्यादा है चीजों के बीच में, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास अगला आर्टिफैक्ट आता है, वो है अलाइजिंग। अलाइजिंग पढ़ा है कभी जिंदगी में? कहाँ पढ़ा है? अल्ट्रासाउंड वाला अलाइजिंग क्यों होता है? जिसने बड़े शौक से पढ़ा वो बताए ना। अल्ट्रासाउंड, अच्छा जबरदस्ती पढ़ा है। देखो वो बेचारा तब से ये कह रहे कि बच्चे कह देते हैं कि पढ़ा हुआ, लेकिन नहीं पढ़ा होता। अच्छा चलो कोई नहीं, हम ना थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे चीजों का, ठीक है, ताकि जो नहीं रह गई हैं चीजें वो हम। ये नहीं कहा कि दोबारा मैं पढ़ाया। अच्छा जी मैम ये कलर डॉपलर पे होता है? हाँ, ये कलर डॉपलर पे भी हो सकता है, आपके सिंपल जो ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड है उस पे भी हो सकता है। अलाइजिंग आपके एमआरआई में भी आता है, ठीक है, और ये अब आपके सीटी में भी आ गई, आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अलाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जिसको सिंपल टर्म हम यूज करते हैं वो होता है कि अंडर सैम्पलिंग की वजह से होता है, ठीक है। अंडर सैम्पलिंग का क्या मतलब ले रहे हो, क्या समझ आ रही है? अंडर सैम्पलिंग क्या हो सकती है, क्या मतलब है? Not enough scans. हाँ, यानी आपकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो इनसफिशिएंट हैं, ठीक है, आप डाटा उस तरह से नहीं कलेक्ट कर रहे हो, आपकी गैंट्री की रोटेशन पूरी नहीं हो रही है, किसी भी वजह से आपके पास पूरा इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी आपके जो भी आपकी गैंट्री की रोटेशन है, जो भी मूवमेंट है, उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो एक रीजन से पूरा डाटा इकट्ठा करे, जितनी बीम जा रही है उतनी बीम वापस आके डिटेक्टर पे लगे, ठीक है, और जितना वो डाटा लेकर आ रही है वो सारा का सारा आप तक पहुंचे, ठीक है। ये आपकी अंडर सैम्पलिंग हो गई है एक तरह से। ये सिर्फ एक जनरल सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यूजुअली इस तरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन अंडर सैम्पलिंग जो टर्म है उसका मतलब ये है कि आपके पास इनसफिशिएंट डाटा आ रहा है। इनसफिशिएंट डाटा आपके पास किस तरह से आ रहा है? वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, कि आपके पास आपकी रोटेशन, गैंट्री की जो रोटेशन है, ये नहीं हमने देखा था कि डिटेक्टर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब थी वो भी मूव करती है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट हो रही है, एक्सरे जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे, ठीक है, यानी कोई भी आपका रीजन बीच में आ सकता है, उस वजह से आपके पास जो है वो अलाइजिंग का आर्टिफैक्ट आ सकता है। इनसफिशिएंट प्रोजेक्शन डाटा को हम अंडर सैम्पलिंग कहते हैं, वो बात होगी, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास पहली लाइन में वही बात लिखी है कि आपके पास एक ऑप्टिमल क्वालिटी की सीटी इमेज बनाने के लिए आपके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, यानी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास होगा तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगी। अगर डाटा ही आपके पास नहीं आ रहा तो इमेज क्या बनेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये अलाइजिंग आर्टिफैक्ट जो है ये डॉक्टरी की वजह से आता है या फिर फिजिकल ही होता है? बस मतलब नहीं, ये मशीन रिलेटेड होता है, यूजुअली मशीन रिलेटेड होता है, लेकिन आप इसको करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन आपके हाथ में होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास अंडर सैम्पलिंग की वजह से आपके पास क्या कह रहे हो? रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। सोया हुआ लेकिन रिपीट करना है। अच्छा, अलाइजिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास हमने एक अच्छी क्वालिटी की इमेज बनानी है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास डाटा पूरा है, ठीक है, जिस जगह पे एक्सरेस जा रही हैं वहां से वो उतना डाटा ही लेकर वापस आए जितना हमें चाहिए, अपनी मर्जी का ना लेके आए, कभी थोड़ा डाटा ला रही है, कभी किसी भी तरह का ला रही है, ठीक है। हमें ऐसी एक्सरेस चाहिए जो पूरा डाटा लेकर आए। हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, गैंट्री की रोटेशन है, कुछ भी हमारे पास जो हो रहा है वो ये नहीं, हमारे पास डाटा एक्विजिशन पूरी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, फिर अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये काम नहीं हो रहा किसी भी वजह से, ठीक है, हमारी मशीन रिलेटेड मसला, कोई भी मसला है, अगर हमारे पास ये काम नहीं हो रहा है तो आपके पास हो जाती है अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग का मतलब यही है कि आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस नहीं आ रहा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस जब नहीं आएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा? अलाइजिंग का आर्टिफैक्ट आएगा। ये नजर किस तरह से आता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिफैक्ट ये अपेयर कैसे होता है कि इसकी फाइन स्ट्राइप्स बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं लंबी लंबी से, मैं भी दिखाती हूँ किस तरह की होती हैं, ठीक है। करेक्शन आप कैसे कर सकते हो? आप इसकी करेक्शन ऐसे कर सकते हो, जो आपकी गैंट्री की रोटेशन की स्पीड है, ठीक है,
गेंट्री रोटेट कर रही है ना, एक्सरे ट्यूब और जो हमारे डिटेक्टर्स थे वो एक मूवमेंट में चल रहे थे, ठीक है, दोनों रिलेटेड थे आपस में। उनकी मूवमेंट को आप जब कंट्रोल करोगे, ठीक है, उसकी स्पीड को आप थोड़ा सा स्लो करोगे कि वो अपना टाइम पूरा करे अपना डाटा भेजने में, यानी एक्सरे जो बीम है वो भेजने में और उसको वापस डाटा लेने में, ठीक है, जितना भी वो टाइम पूरा करेगी वो आपके पास जो है वो गेंट्री रोटेशन मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आपने कम रखनी है, ठीक है। बहुत स्पीडीली उसको मूव करोगे तो आपके पास उतना टाइम वो कम लगेगा, ठीक है, लाइजनिंग का आर्टिफैक्ट उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ रहा है क्या चीज है? चलो शुक्र है। अच्छा जी, ये देखो अब नजर आ रही है मुझे लाइन, मेरे ख्याल नहीं आ रही होंगी नजर। अब अगर नजर आ रही हो आप लोगों को तो ये देखो, ये वाली लाइन नजर आ रही है, साइड्स पर भी आ रही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट के अलावा भी ये देखो साइड्स पर भी आ रही है, इस जगह पर भी है, ठीक है। ये पता नहीं शायद आप लोगों ने लाइव देखी है कि नहीं, मतलब मैंने तो देखी हुई है नहीं, एक्सरे की इमेज में भी आती हैं, एक्सरे की भी अगर आपकी कोई पुराने जमाने की बाबे आदम के जमाने की मशीन देखो ना कभी कोई, ठीक है, उस पर एक्सरे का इमेज बनता है। केसेट खराब हो उस पे भी आ जाती है। हाँ, केसेट खराब हो तो उस पर भी आ जाती है। वो केसेट की खराबी बेसिकली लाइजिंग ही होती है, ठीक है, कि यानी डाटा आपका प्रॉपर्ली सैंपल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखी होंगी, मेरा तो ख्याल है सबने, यानी जिन बच्चों ने रोटेशन वगैरह की हुई है उन्होंने, ठीक है। पॉसिबल कॉज क्या है कि टू फ्यू सैंपल आपके पास नहीं आ रहा, प्रोजेक्शन डाटा नहीं बन रहा, ठीक है। और करेक्टिव स्टेप इसके कैसे हैं कि आप उसको स्कैन टाइम या तो अपना इंक्रीज कर लो, या फिर आप जो पिच आपकी पिच क्या थी, टेबल की रोटेशन थी, ठीक है, हेलिकल सीटी में हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो पिछला लेक्चर देख लिया करो, रिलेटेड होते हैं सारे आपस में। जी जी याद है। पिच हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, पिच क्या थी आपकी, टेबल मूवमेंट कहते थे उसको, ठीक है, और ये हेलिकल सीटी में होता था, नहीं भी पढ़ा जिसने दो पढ़कर आना इसको। अच्छा जी, एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट आपके पास कहाँ पर आ रहा है? मैम वो पीछे इमेज किस चीज की थी आप बता दें? ये वाली लाइजिंग की? नहीं मैम, ये स्ट्रक्चर क्या है? यार ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये लंबर स्पाइन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये तो ऐसे क्या कहते हैं, इमेज दिखाने के लिए था, ये मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट की तरह से उन्होंने उसको दिखाया हुआ है। ये ना जैसा एक बड़ी इमेज नहीं होता, उसके बीच में से सिर्फ इतना सा पार्ट लिया और उसको जूम करके दिखाया हुआ है, इस तरह से है। तो ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है कि अभी अगर आप साइड से देखो तो ये रिब्स का पार्ट भी हो सकता है, नीचे देखो अगर तो आप यहाँ पर लंबर स्पाइन का जो लोअर पार्ट है वो भी आ सकता है, ठीक है, कॉक्सिक वगैरह भी आ सकता है। ये बड़ा इमेज है, उसके बीच में से उन्होंने जूम करके इमेज लिया हुआ है, तो बेसिकली सिर्फ आर्टिफैक्ट दिखाया हुआ है, यानी आप आसपास वाला स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आ रहे हैं एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट। ये आपके पास क्यों आ रहा है कि जब ये एज ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट अपने नाम से पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि यानी आपके पास किसी भी चीज यानी ऐसी है जिनके बीच में डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे अगर आप बेरियम देते हो तो बेरियम कैसा नजर आता है एक्सरेज में? एक्सरे में यानी आप बेरियम के प्रोसीजर्स देखे होंगे ना, कभी कभी सुना होगा उनके बारे में। व्हाइट कलर में शो होते ब्राइट हैं, नजर आता है, व्हाइट नजर आता है, ठीक है। बेरियम के जो भी प्रोसीजर्स करते हैं, बेरियम स्वेलो वगैरह प्रोसीजर्स पढ़े हैं, एक्सरेस पढ़ी हैं आप लोग? कौन सा सेमेस्टर है? 5th है हमारा। 5th मैम। सीटी में कंट्रास्ट हम देते हैं, लेकिन सीटी में हम यूजुअली आयोडीनेटेड कंट्रास्ट देते हैं, बेरियम हम इसमें कुछ कुछ कंडीशन में देते हैं, ठीक है, हर कंडीशन में हम बेरियम नहीं देते। एक्सरे के अंदर जो हम प्रोसीजर्स करते हैं ना, जब अगर प्रोसीजर्स पढ़े होंगे, बेरियम स्वेलो हो गया, बेरियम मील हो गया, ठीक है, बेरियम एनीमा हो गया, प्रोसीजर्स के कभी नाम सुने हो, वो एक्सरे के बीच में हम यूजुअली जो है ना बेरियम करते हैं, ठीक है। लेकिन केयूपी वाला जो होता है वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है, उसमें हम बेरियम तो नहीं देते, ठीक है। ये कंट्रास्ट की टाइप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है, कि कंट्रास्ट कितनी टाइप्स का होता है और हम कब कब दे सकते हैं और हम क्यों देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एट ग्रेडियंट एग्जांपल आर्टिफैक्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपके पास कब बनता है, जब आपके पास बेरियम और एयर जो है ना वो एक दूसरे के एडजेसेंट पड़ी होती है, ठीक है। अगर आप स्टमक की बात करो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के एडजेसेंट पड़ी होगी तो आपके पास ये आर्टिफैक्ट बनाएगी। आर्टिफैक्ट किस फॉर्म में हो सकता है? वही शेडिंग हो सकती है, लाइन हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, ठीक है। स्ट्रीक आर्टिफैक्ट या शेडिंग के फॉर्म में आता है, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके बीच में आपके पास प्रोनाउंस डिफरेंस इन डेंसिटी हो, यानी डेंसिटी डिफरेंस इतना ज्यादा होगा और वो आर्टिफैक्ट आने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। डेंसिटी डिफरेंस का क्या मतलब है? यानी एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, अगला ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डार्क है, तो उनके जो आपस में जो उनका क्या कहते हैं एक इंटरेक्शन हो रहा है एक्सरेस का उनके साथ, या जिस तरह से भी है, तो इतने क्लोजली पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा डेंसिटी डिफरेंस है, तो आर्टिफैक्ट आने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं,
ठीक है। ये आवाज बाहर से आ रही है या बाहर से? अच्छा, अब ये देखो, ये आपके पास इमेज है, ये आपका लिवर है, ठीक है, ये लिवर पड़ा हुआ है, ये आपके लिवर की लेफ्ट लोब है। उसके बाद अब आपके पास जो है यहाँ पे आपका स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो ब्लैक एरिया, ये आपके पास एयर है, ठीक है। इतना तो पता है ना कि सीटी में एयर जो है वो ब्लैक नजर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बेरियम एनीमा भी दिया, सॉरी बेरियम मील भी चल रहा है, यानी बेरियम भी आपने दिया हुआ है, ठीक है। उस वजह से आपको स्टमक की लाइनिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी ब्राइट नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये देखो कि ये एक थोड़ा सा डार्क सा आपको एक शेडो सा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? एक मिनट, ये वाला बिल्कुल जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वाला जो एरिया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ब्राइट सी चीज नजर आ रही है, थोड़ा सा ऐसे ही है, ठीक है। तो यानी ये इस तरह का जो आर्टिफैक्ट आपके पास बन रहा है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बन रहा है। और डेंसिटी डिफरेंस आपके पास यानी बेरियम और एयर का, अगर सबसे अच्छी एग्जांपल यही दी हुई है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अवॉइड आपने इसको कैसे करना है कि आपने एक तो कोशिश करनी है कि आप थिन स्लाइसेस लो, ठीक है। थिन स्लाइसेस लोगे तो आपका इमेज उतना अच्छा आएगा। थिन स्लाइसेस वैसे ही सीटी में अगर हम ओवरऑल बात करें, जितने थिन स्लाइसेस होते हैं हमारा इमेज, हमारी इमेज की क्वालिटी, ठीक है, हमारी जो डायग्नोस्टिक यानी हमारा जो पर्पज है वो उतना अच्छा हमें अचीव होता है जब हमारे पास थिन स्लाइसेस होते हैं। थिन स्लाइसेस हैं, ठीक है, यानी एक चीज को अगर आप खीरा है, अगर आप खीरा में लिया हुआ आप उसको ज्यादा बड़े पीसेस में काट रहे हो, बीच में कोई सूंडी होगी तो आपको नहीं ना नजर आएगी उसके बीच में, ठीक है। जितने छोटे पीसेस में काटोगे, बारीक बारीक पीसेस में काटोगे, उतनी अच्छी नजर आएगी ना, पता चलेगा यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना। तो ये एक इंतहाई फिजूल सी एग्जांपल थी, लेकिन समझाने के लिए थी। ये ब्राइट वाला तो बेरियम का था, वो ब्लैक वाला ये ब्लैक एयर की वजह से है ना, ये स्टमक की एयर है ना, ये जो ब्लैक बिल्कुल ब्लैक है ना, ठीक है। और ये हमारे पास जो शेडिंग सी आ रही है, ये हमारे पास आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये देखो ना, ये जो एरिया है ना, जो ब्लैक बिल्कुल है, ये एयर है, नजर आ रहा है जहाँ पे ये मेरा कर्सर पड़ा हुआ है। और इसके साथ जो आर्टिफैक्ट जो ये बन रहा है ना, जो लाइंस, वो क्या कहते हैं, शेडिंग सी आ रही है, अगर नजर आ रही है तो, ठीक है। हाँ हाँ, शेडो जिस तरह बन जाता है। अब ये इसको, अब किसी जगह पे आपको शेडो नजर आ रहा है, किसी जगह पे आपको हल्की सा ब्राइट इमेज नजर आ रहा है। हालांकि ये लिवर का लोब, लिवर के लोब में इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में ये इस तरह से आपको आर्टिफिशियल या तो शेडिंग की वजह से होगा या ब्राइट, यार क्या करते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ रही है हमारा मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट नाम से पता चल रहा है पेशेंट हिल गया है, पेशेंट ने मूव किया है, आर्टिफैक्ट आ गया, ठीक है। आर्टिफैक्ट अब किस तरह से है कि पेशेंट मोशन की वजह से आता है, उसको या तो वो अपीयर किस तरह से होता है, शेडिंग होती है, घोस्टिंग होती है। घोस्टिंग का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे लग रहा है कि उसका पीछे शेडो भी पड़ा हुआ है। हालांकि यूजुअली हम जब अपनी 3D इमेज लेते हैं या क्रॉस सेक्शन इमेज लेते हैं तो हमें शेडोज नहीं नजर आते, शेडोज हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आते हैं, ठीक है, अगर हम एको की बात करें, सही है। तो हम अगर सीटी में देख रहे हैं, हम क्रॉस सेक्शन इमेज ले रहे हैं, हम पीछे वाला शेडो नहीं देखते किसी चीज का, लेकिन अगर हमें शेडो भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। मसला कहाँ पे आ रहा है? पेशेंट के साथ आ रहा है, पेशेंट हिल रहा है, पेशेंट को कोई ना कोई मसला है, इस वजह से आ रहा है। अब इसको आपने करेक्ट कैसे करना है? अब ये जो करेक्शन वाली चीज है ना, बेसिकली ये आपकी आती है पेशेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर, कि जब आप पेशेंट प्रिपरेशन करते हो, पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको लिटाया, ठीक है, तो आप उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन उस टाइम दोगे कि आपने भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ठीक है। उसमें क्या चीजें आ रही हैं कि आप पेशेंट को प्रॉपरली उसको क्या कहते हैं, इसमें पोजिशनिंग एड्स हो सकती हैं, ठीक है। पोजिशनिंग एड्स क्या होते हैं कि वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, स्पंजेस जिस तरह के होते हैं उस तरह के, ठीक है, ट्रायंगल शेप में होते हैं। आप वो पेशेंट के घुटनों के नीचे रख सकते हो, ठीक है। अगर आप उसका फुल बॉडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उसका एब्डोमिनल रीजन कर रहे हो, उस टाइम यानी आप यूज कर सकते हो। अगर लेग्स वगैरह का कर रहे हो उस टाइम तो ऑब्वियसली नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो आप वो आर्टिफैक्ट कह रही, सॉरी, जो आपके पास स्पंजेस होते हैं, ठीक है, वो इस तरह ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं। पता नहीं शायद अगर किसी के घर में कोई पेशेंट हो तो यूजुअली डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं इस तरह के आप पेशेंट के जो है ना घुटनों के नीचे आप रख दें, इस तरह से, वो इस तरह ट्रायंगल शेप में होते हैं, तो ये पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। लेग्स वगैरह उस तरह से मूव नहीं करती हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी टांग हिला लेगा, कुछ ये खुद थोड़ा बहुत हिल जाएगा, ठीक है। तो आपने पेशेंट को सबसे पहले तो गाइड करना है हर चीज़ के बारे में कि आपके साथ ये हो रहा है, आपका प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, आपने हिलना बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं, ठीक है। पेशेंट बहुत हरकतें करते हैं, फिर पेशेंट को बताना पड़ता है, डांटना पड़ता है, यूजुअली नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे होता है पेशेंट अगर नहीं आपकी बात मान रहा तो आपको थोड़ा मतलब कहना पड़ता है कि आप इस तरह नहीं करें, आपका इमेज खराब आ रहा है, इमेज सही नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस हैं, यानी बाजुकात कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, यानी अगर बच्चे भी बाजुकात ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उनको स्ट्रैप्स वगैरह, आपकी जो सीटी की मशीन, जो सीटी के टेबल है उसके साइड पे स्ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, बेल्ट्स वगैरह होती हैं, आप यानी पेशेंट को आपको वो भी लगानी पड़ती है बाजुकात,
ठीक है। पेशेंट मोशन को रिड्यूस करने के लिए चीज़ें आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसके लिए आप उसको सेडेट कर सकते हो, ठीक है। सेडेशन होती है अगर आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अगर जिस तरह अगर आप जाओ वहाँ पे तो वहाँ पे CT और MRI के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो बच्चों को थोड़ी बहुत जो है ना सेडेशन देकर फिर वो जो है उनके करते हैं प्रोसीजर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, स्कैन टाइम आपने शॉर्ट रखना है, ऑब्वियस सी बात है, यानी आप चाह रहे हो आपका पेशेंट इतनी मूवमेंट ना करे तो कम से कम स्कैन टाइम आप रखोगे तो भी आपके पास यानी चांसेस होंगे कि पेशेंट की मूवमेंट उस तरह से नहीं नोट हुई, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ कार्डिक प्रोटोकॉल्स हैं, कार्डिक सिटी में इस तरह होता है कि आपने हार्ट की मूवमेंट को यानी ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। कार्डिक सिटी में आप क्या करते हो कि बाज़ वक़्त बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसकी जो हार्ट रेट है यानी वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर हार्ट आपका कॉन्टिन्यूसली अपनी नॉर्मल स्पीड से या बाज़ वक़्त एबनॉर्मेलिटी के साथ ही पेशेंट आ रहा है ना, ठीक है, तो उसका हार्ट रेट ऊपर नीचे तो होगा, ठीक है। तो आप उसको बीटा ब्लॉकर देते हो ताकि उसका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, आप उसको इमेज कर सको। वैसे तो कार्डिक सिटी की जो प्रोटोकॉल और मशीन होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं, वो यानी उस मोशन को एज अ आर्टिफैक्ट नहीं काउंट करती, ठीक है। लेकिन आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसमें भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उस मूवमेंट को आप कैसे रिड्यूस करते हो, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हो, ठीक है, या कोई भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड ड्रग्स वगैरह। फार्मा पढ़ी आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा, अब ये मोशन आर्टिफैक्ट है, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये लाइंस आ रही है इस तरह से, ये देखो साइड्स पे काफी खौफनाक सी इमेज है, ठीक है, फ्रंटल व्यू है बिल्कुल, और ये देखो लाइंस नजर आ रही है सबको, ये वाइट सी हैं कुछ जगहों पे, ये इस तरह आ रही है साइड्स पे, ठीक है। तो ये पेशेंट यानी लेटा हुआ है, स्कल का उसका CT है, उसने अपना थोड़ा बहुत मूव किया है, उस वजह से आपके पास इसका आर्टिफैक्ट आ गया। चलो जनाब, अगला आपके पास मेटालिक आर्टिफैक्ट है। मेटालिक आर्टिफैक्ट मैंने पहले भी बताया कि यानी कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट होगा, कोई भी पियर्सिंग होगी या उसने एक्सटर्नल कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, उस वजह से आपके पास मेटालिक आर्टिफैक्ट आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आता है क्यों है कि हमने पहले भी बात की हुई है CT की मशीन के बारे में कि जो हाउसफील्ड यूनिट्स की कहानी है, याद है थोड़ी बहुत किसी को? हाउसफील्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो हमने वैल्यूज दी हुई हैं, एयर को हमने कोई वैल्यू दी हुई है, वाटर को कोई दी हुई है, बोन को कोई दी हुई है, ठीक है, किसी को कम दिया किसी को लो दिया, उसके हिसाब से वो बेसिकली हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए, ठीक है। अब जो बाकी चीजें हैं अब हमने उनको उन स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करना होता है, ठीक है। अब हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हमारी बोन तक तो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी वो इतनी कैपेसिटी उसकी है कि यानी अगर हमारे पास बोन जो है वो 1000 से ऊपर थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है, अगर 1000 प्लस उसके जा रहा है वो हाउसफील्ड यूनिट जा रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स फिर बहुत ज्यादा, वो तो 4000 प्लस यानी 5000 तक में चले जाते हैं हाउसफील्ड यूनिट्स की अगर बात करें, ठीक है। तो हमारे मशीन से जो हमारे सिस्टम उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उनको ये डिटेक्ट कर सकें या वो एज अ इमेज हमें दिखा सकें कि ये मतलब ज्वेलरी पड़ी है, तो जैसे अगर आपका एयरिंग का डिजाइन है तो सेम एज इट इज वैसा डिजाइन दिखा दें कि आपका एयरिंग फ्लावर शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह यानी हमारे सिस्टम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके पास डिस्टॉर्टेड सी इमेज आ जाती है उस जगह पे और इमेज आपका खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, करेक्शन आपकी क्या है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश यही करनी है कि मेटल प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। पेशेंट को जब आप पेशेंट प्रिपरेशन करते हो उस टाइम आपने पेशेंट की ज्वेलरी वगैरह सारी उतरवानी है, ठीक है, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है वहाँ से आप उसको उतरवाओ, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जैसे अगर पेशेंट यूजुअली ये करते हैं कि हॉस्पिटल गाउन्स में जो है उनको चेंज करवा देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, जो हॉस्पिटल गाउन्स होते हैं या कोई स्क्रब्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ड्रेस होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोटोकॉल होता है, डिपार्टमेंट का लहदा होता है, पेशेंट को चेंज करवा देते हैं। चेंज करवाने का मकसद ये होता है कि अगर उसकी शर्ट के ऊपर कोई बटन है, जिप है, या कुछ तरह की जो भी यानी मेटालिक चीज़ कोई भी आ रही है किसी भी तरीके से वो ना आए, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्टंट्स वगैरह हैं तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, सेकंड लास्ट और लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। अगर आपके पास नॉन रिमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे डेंटल फिलिंग है, ठीक है, वो तो नहीं आप निकाल सके, प्रोस्थेटिक एडवाइसेस हैं, ठीक है, या सर्जिकल क्लिप्स वगैरह हैं, तो आप क्या करते हो कि गैंट्री को थोड़ा सा एंगल देने की कोशिश करते हो कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपका आपकी जो फील्ड ऑफ व्यू है उससे थोड़ा सा हट जाए, ठीक है। कोशिश आप ये करते हो, जितनी आप कोशिश कर सकते हो उतनी तो आप करोगे ना, ठीक है। अगला पॉइंट उसमें आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आप यानी इतना गैंट्री टिल्टिंग की वजह से कोई इमेज ले सको, यानी आप उस पोजीशन में नहीं हो, यानी आपको ऑब्जेक्ट उसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ की आपने इमेज लेनी है, उस टाइम आप क्या करते हो, आप उसमें क्या करते हो, पढ़ो, सामने लिखा हुआ है,
अगर नजर आ रहा हो तो केवीपी को आप इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। केवीपी इंक्रीज करोगे तो ये चीज हमने शायद डिस्कस पता नहीं की है कि नहीं की। केवीपी आपके पास जो है वो क्वालिटी ऑफ एक्सरेज है, यानी आपके पास एक्सरेज की एनर्जी है ये, ठीक है। केवीपी इंक्रीज करोगे, एक्सरेज की एनर्जी इंक्रीज होगी, जितनी इंक्रीज होगी वो उतना ज्यादा उन स्ट्रक्चर्स को यानी उनके अंदर से पास कर सकते हैं और इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो और ये चीजें जो है अगर इस तरह का मसला आता है तो फिर क्या होता है कि ये चीजें फिर आप साथ मेंशन भी करते हो कि अगर इनकी वजह से वो आर्टिफैक्ट आ रहा है, यानी मतलब चीजें ऐसी हैं कि वो रिमूवेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल होते हैं हर जगह पे, आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे आप लोगों को तब भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी चीज आ गई है, ऐसा आपके पास रीजन आ गया है, तो वो आपके जो डॉक्टर्स है या जो भी जिन्होंने अभी रिपोर्टिंग करनी है वो उस चीज को माइंड में रखते हैं कि आर्टिफैक्ट इस वजह से आ सकता है, उसको एज अ क्या कहते हैं एज अ पैथोलॉजी उसको नहीं कंसिडर करते, ठीक है। अच्छा जी, समझ आइए कुछ। मेटालिक आर्टिफैक्ट है। अब ये देखो इसमें क्या था कि पेशेंट की स्पाइन के बीच में कोई मेटालिक हार्डवेयर था। स्पाइन के बीच में क्या हो सकता है, वो ज्यादातर पेशेंट को फ्रैक्चर वगैरह हुए वो तो नेल्स वगैरह डले होते हैं, अगर देखो रॉड्स डली होती हैं, ठीक है, वो डली हुई है, उसकी वजह से आर्टिफैक्ट नहीं नजर आ रहा, नजर आ रहा है लाइंस ना, ये इस तरह जा रही हैं, ठीक है, फैन शेप जिस तरह लाइंस होती हैं, देखो ये यहाँ से इधर जा रही हैं, इधर साइड्स पे हर जगह जा रही हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इमेज नहीं है, मतलब क्या कहते हैं एनाटॉमिकली नॉर्मल है, लेकिन जो है ये क्वालिटी वाइज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सबके ऊपर जो मैंने मेंशन इनको किया हुआ चीज़ों को सिर्फ यही याद रख लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अगला आपके पास क्या है, रिंग आर्टिफैक्ट। हमने सीटी की जनरेशन में पढ़ा था, कौन सी जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन में, लिखा हुआ है सामने देख लिया करो, ठीक है। मुझे वैसे इस हरकत में इतना गुस्सा आता ना कि बच्चों को जब पढ़ा रहे हो ना सामने चीज लिखी होगी नहीं नजर आएगी, ऐसे ब्लैंक होकर बैठे होंगे जैसे पता नहीं क्या है, थोड़ा सा सामने देख लिया करो, अक्सर चीज मिल जाती है, अक्सर वही पूछा होता है मैंने जो अंदर लिखा होता है, ठीक है। रिंग आर्टिफैक्ट आपके पास कब आता है, थर्ड जनरेशन सिटी में आता है, ठीक है। वो क्यों आता था, उसकी रीजन क्या थी कि उसमें डिटेक्टर अरे होता था पूरा, ठीक है, और उसमें क्या होता था कि अगर कोई सा भी एक डिटेक्टर खराब हो गया तो यानी वो आपका इमेज उस जगह पे नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्या करेगा कि इन रिजल्ट आपका इमेज खराब कर देगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, रिकैलिब्रेट कर सकते हो, या आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या बचती है कि कॉल सर्विस वालों को बुलाओ आगे इसको ठीक करें, ठीक है। जो आर्टिफैक्ट आप लोगों को ना समझ आए कि इसके अंदर आपने क्या करना है, उसमें आप क्या करते हो, कॉल सर्विस, ठीक है, सर्विस वालों को बुलाते हो कि आगे इसको सही करें। अच्छा, ये रिंग आर्टिफैक्ट की ये अब थोड़ी सी एग्जांपल है, ठीक है। ये वाली आपकी एनाटॉमी की इमेज है, ठीक है, अगर आपको इसमें नजर आ रही है, देखो रिंग बन रहा है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी और ये वाला भी, ये वैसे एक जनरल इमेज है कि रिंग आर्टिफैक्ट इस तरह से नजर आती है, ये एनाटॉमी की इमेज नहीं है, ये वाली आपकी एनाटॉमी की इमेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली आपके पास चीज आती है, अच्छा ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये 3 इनके नाम है, इसी के बीच में लिखे हुए हैं, एक मिनट, ट्यूब आर्सिंग है, ठीक है, ट्यूब आर्सिंग है, उसके बाद आपकी स्पाइरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, स्पाइरल सीटी की इंटरपोलेशन की वजह से आर्टिफैक्ट आ सकता है कोई ना कोई, ठीक है। और आपके पास जो कोन बीम इफेक्ट है, कोन बीम सीटी जो होता है वो हमने अभी नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे, कोन बीम सीटी क्या होता है, ठीक है, उसके यूजेस पढ़ेंगे, क्यों यूज होता है। तो कोन बीम सीटी के बीच में एक आर्टिफैक्ट आता है, उसकी अपीयरेंस जो है ये ऐसे विंड मिल टाइप होती है, ठीक है, ये जो नीचे इमेज आई उसकी है, फैंटम की इमेज है कि अगर विंड मिल टाइप अपीयरेंस है, विंड मिल देखी होगी मेरा ख्याल है सबने, पिक्चर्स में तो शायद देखी हो, ठीक है। अच्छा, ट्यूब आर्सिंग किस वजह से होती है, ये अगर आप लोगों ने एक्सरे नहीं पढ़े, एक्सरे के बीच में भी आर्टिफैक्ट आता है कि जो आपकी ट्यूब है बहुत ज्यादा करंट अगर उसको जा रहा है तो ट्यूब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है तो आपके पास वो कोई मसला करती है, खराब हो सकती है, ठीक है, आपकी जो ट्यूब की लाइफ है वो खराब हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। तो इसका रीजन भी देख लोगे, इलेक्ट्रिकल सर्ज विद इन द एक्सरे ट्यूब, और उसकी वजह से क्या करोगे, नहीं समझ आ रहा, कॉल सर्विस, ठीक है। अच्छा, जिस स्पाइरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट है, नाम से पता चल रहा है इंटरपोलेशन की वजह से हो रहा है, कोई ना कोई मसला आ रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी करेक्टिव स्टेप क्या है कि जो आपकी पिच है आप उसको कम कर दोगे, क्योंकि ये स्पाइरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट है, स्पाइरल सीटी में आ रहा है, स्पाइरल सीटी में आपके पास आर्टिफैक्ट को कम करने का तरीका क्या है कि आप अपनी पिच को थोड़ा कम करते हो, ठीक है, जो गैंट्री रोटेशन की जो आपकी मूवमेंट है थोड़ा सा उसको कम करते हो। कोन बीम में आप क्या करते हो कि यूज पिच सिलेक्शन रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। ये कोन बीम सिटी जब हम पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको देखेंगे, कोन बीम सिटी बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल है
उसको इतना दर्द हुआ है। अच्छा जी, चलो ये आप विंडमिल वाले की अपीयरेंस इस तरह की होती है, ठीक है। ये फैंटम की इमेज है, ये प्रॉपर एनाटॉमी की इमेज नहीं है, फैंटम था उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हम पीछे सारी कहानी पढ़ी है आज तक हमने, ये सारी वो लिखी हुई है, ठीक है। कुछ नहीं भी याद करना तो ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। ये सबको आना चाहिए, सारे आर्टिफैक्ट्स आने चाहिए, इमेजेस मैंने दिखा दी हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं। मैम स्पाइरल इंटरपोलेशन वाला रिपीट कर दे। स्पाइरल इंटरपोलेशन, अच्छा, जो स्पाइरल इंटरपोलेशन आर्टिफैक्ट है बेसिकली वो आपका स्पाइरल सिटी में आता है, अपने नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसका रीजन इसका यही है कि आपकी जो स्पाइरल सिटी है उसकी मूवमेंट की वजह से स्पाइरल सिटी में क्या होता है, आपकी गेंट्री भी मूव करिए, आपके जो क्या होता है पेशेंट टेबल है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अगर कैलिब्रेशन में कोई मसला आ गया है, ठीक है, आपके पास यानी स्कैन में इमेज में कोई ऐसी चीज आ गई है जो आपकी स्कैन में इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, उस वजह से आपके पास जो है वो इंटरपोलेशन का आर्टिफैक्ट आता है। इंटरपोलेशन हमने किस टाइम पढ़ा था, डाटा एक्विजिशन में पढ़ा था, ठीक है। इंटरपोलेशन हमने तब पढ़ा था ना कि वहाँ पर डाटा आ रहा है, उसको इंटरपोलेट कैसे करें, अननोन वैल्यू में से नोन वैल्यू निकाल रहे हैं, किस तरह से करें, ठीक है। तो यानी वो सारा जो ये भी बेसिकली आपका फिजिक्स बेस्ड या आपका इक्विपमेंट बेस्ड है, ठीक है। उस वजह से आपके पास ये आर्टिफैक्ट आएगा। और इसका करेक्टिव स्टेप क्या था कि इसमें आप जो पिच है उसको कम रखोगे। स्पाइरल सिटी में जो भी मसले आते हैं उनको हल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि पिच को कम रखना है, ठीक है। खत्म हो गया है आपका लेक्चर। कोई क्वेश्चन वगैरह करना है किसी ने? अच्छा मुझे अपनी अटेंडेंस का बताओ। अब मैं इस तरह से अपना नाम बोलती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? हैंड रेज करवाने मैम सबके, या इसी तरह प्रेजेंट बोल दो। अगर आप प्रेजेंट नाम बोलती जाए, हम अपने ही प्रेजेंट बोलते जाते हैं, या फिर हैंड रेज करवा लें। चलो ठीक है, ऐसे कर लो। अच्छा, आमिर शौकत, अब्दुल सबूर, मैम ये कितना लेते हैं? नहीं आज 18 में। अब्दुल सबूर, अबीहा जैनब, अफजाल एहसन, प्रेजेंट मैम। एमन हबीब, एमन हबीब, एमन दिलशाद, अली हैदर, आलिया एहसन, आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज। प्रेजेंट मैम। यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा बोल रहा है? अच्छा चलो, अटेंडेंस में कुछ करती हूँ, ये तरीका नहीं सही है अटेंडेंस में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लग जाता है कौन सा बच्चे ने अटेंडेंस लगाई है, तो वहां से कर लें। पहले मैं स्क्रीनशॉट दे वैसे, पहले मैं स्क्रीनशॉट से लेती रही हूँ वैसे। कहाँ गया? जी जी मैम अगर हम चैट में लिखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा, ये आईडी में बच्चे का नाम शो हो जाता है कि किस बच्चे ने अटेंडेंस लगाई है। एक मिनट रुको। लेकिन मैम चैट का ऑप्शन बंद रखती है ना? यस मैम देखो ऑप्शन तो बंद है और इसके बीच में भी जो है वो ठीक है। इसको बंद कर देना ऊपर से, क्रॉस साइन है ग्रीन हो जाए पार्टिसिपेंट्स के साथ। मैम इधर एंड ये वाला इसके आगे समंदर में। मैम जब हम प्रेजेंट बोलते हैं तो नाम लिखा हुआ आ जाता है कि इस पर्सन ने बोला है। ठीक है, मैम स्क्रीनशॉट ही ले लें अगर आपको। स्क्रीनशॉट से बहुत मसला होता है, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, आधे बच्चों का आता है और आधों का नहीं आता। अच्छा चलो, हम कहाँ पे थे? आलिया शहबाज प्रेजेंट थी, अला नवाज प्रेजेंट था, अमीर हमजा खान,
ये नहीं है 50% है इसका फोटो ब्लॉग। अच्छा अच्छा, इसका ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मैम। आमना ताहिर मैम प्रेजेंट। ठीक है, मैंने एमन हबीब मैंने लगा दिया आपके अटेंडेंस। अच्छा, ओके मैम। आमना ताहिर प्रेजेंट है। अमसा जफर गुलजार प्रेजेंट। ठीक है। अनम नासिर, प्रेजेंट मैम। अनम तारिक, प्रेजेंट मैम। अनीजा आसिम, अक्सा अजहर, प्रेजेंट मैम। अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अतर इकबाल, प्रेजेंट। आयशा, प्रेजेंट मैम। आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। बिस्मा लतीफ, प्रेजेंट। दाऊद, या डेविड, जो भी हो, अब डिपेंड करता है, जो भी है एब्सेंट है मेरा ख्याल है। अच्छा, दुआ खान, प्रेजेंट। एहतशामुल्लाह, फाखरा जफर, फाखरा जफर, फरा नूर, प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद, गानिया खान, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान खान, प्रेजेंट। हिना खालिद, प्रेजेंट मैम। हिना तारिक, ये क्या था? लड़की कॉल आई है, वो कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कोई इमरजेंसी हो गई, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए आप। अच्छा जी। हसनैन आसिफ, यस मैम। कौन हो? ये इकराम शरीफ, प्रेजेंट। ठीक है। इरम सईद, प्रेजेंट मैम। इज़ा फातिमा, इज़ा फातिमा, जवेरिया शहजादी, प्रेजेंट मैम। कानात अरशद, प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद, कशफ मकसूद, खदीजा खदीजा नवाज, प्रेजेंट मैम। दो ने बोल दिया। कौन इतना खैर ख्वाह है खदीजा आपका? अच्छा जी। नहीं मैम, अच्छा, किरण रानी, प्रेजेंट मैम। लारेब जिया, प्रेजेंट मैम। लिंता याकूब, प्रेजेंट मैम। माहा अदील, माहा अदील, माहम जाहिद, प्रेजेंट। ठीक है। माहीन आसिफ मलिक, ठीक है प्रेजेंट, सॉरी। माहीन जफर, मानूर साजिद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मलाइका ताहिर, प्रेजेंट। मलिहा मरियम, प्रेजेंट मैम। हाँ बेटा, आपका ना पोर्टल का कोई इश्यू है तो आप सर अफनान से या रामीन से मिल लो, ठीक है? यस मैम, ठीक है। इसका क्या नाम है? मलिका, मलिका, मलिका नदीम, मलाइका है, मलाइका या मलिका नदीम, जो भी हैं एब्सेंट है। चलें, कभी आगे हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन बता दें नाम की। अच्छा, उसके मैम बाद प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है। क्या नाम है मलाइका आपका? नदीम प्रेजेंट।
मलाइका नदीम। ठीक है ठीक है। महमूना तारिक। प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा। प्रेजेंट। ठीक है। मासूमा सजाद। मासूमा सजाद। महमूना रहमान। प्रेजेंट मैम। मोमिना अब्दुल कदूस। प्रेजेंट मैम। मुआज अरशद। मुआज अरशद सॉरी। प्रेजेंट। अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला। यस मैम। मोहम्मद अमन लियाकत। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अच्छा जी अमान मैम। अमान सॉरी। मोहम्मद आमिर ताहिर। प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद अरसलान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हामिद। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शहीद जैदी। यस मैम। मोहम्मद उस्मान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद यासीन। मुहीरा दिलशाद। प्रेजेंट मैम। अच्छा जी। मुकद्दस अनफाल अहमद। मैम प्रेजेंट। ठीक है। मुशाहिद रहीम। प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन। प्रेजेंट मैम। मैम निमरा। अगर अब आपने कुछ बताना तो मैं जाऊँ, मैंने नमाज पढ़नी है। हाँ जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो चला जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा निमरा नौरीन। प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर। प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान। प्रेजेंट मैम। रगीसा। रगीसा मैम अली। प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ठीक है। रहमा सुहेल। प्रेजेंट मैम। रिजवान अली। ठीक है। अच्छा जी। रूहीना मुजफ्फर। कहाँ पे है? अच्छा। सादिका शहजादी। प्रेजेंट है। बेटा मेरा नाम सादिका है या सदीका है? सादिका लग रहा है मुझे तो। सादिका। सफा नूर। प्रेजेंट। ठीक है। समिया शाहिद। प्रेजेंट मैम। सना हबीब। प्रेजेंट मैम। सना खालिद। प्रेजेंट मैम। सारा अनवर। प्रेजेंट। सिमाब फ्याज। सिमाब फ्याज। आप में से जिसकी अटेंडेंस हो गई है उसने जाना है वो जा सकता है। सिमाब फ्याज नहीं है। आपसे सेक्शंस मेरे पास बी सेक्शन था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे हुए हैं एनरोल बाद में भी, या पता नहीं कुछ जो भी इशू होता है वो हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से कुछ मिक्स हैं, कुछ मर्ज किए हैं, ठीक है, वो मर्ज इसी वजह से किए हैं कि हाइब्रिड क्लासेज हैं, तो वो अब इसी में से एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अटेंडेंस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा है उसके बाद, ठीक है। सिमाब फ्याज। सिमाब। सहर नदीम। प्रेजेंट मैम। शनाजर मुमताज। प्रेजेंट मैम। शवाल नईम। प्रेजेंट मैम। शहर बानो। प्रेजेंट मैम। सिद्रा सरफराज। प्रेजेंट मैम। सिमाब बट। प्रेजेंट मैम। सुंबल मुश्ताक। प्रेजेंट मैम। सुमैया सादिया। तहसीन फातिमा रियाज। प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद। तैमूर मुजाहिद।
तलहा अली प्रेजेंट मैम। कौन है? तरकिश प्रेजेंट मैम। अच्छा, तहरीम जफर प्रेजेंट मैम। तूबा बाबर प्रेजेंट। उमैर अहमद उमैर अहमद उमेमन प्रेजेंट मैम। जैनब अंसार जैनब सजाद प्रेजेंट मैम। मैम लास्ट क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे, मेरी मिस हो गई। जैनिश फातिमा जैनिश फातिमा जमीर अहमद जोहा जोहा प्रेजेंट है और जोनश जोनश शहजाद प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। अच्छा, अब इन बच्चों के अलावा अगर किसी का नाम नहीं है बीच में, ठीक है, यानी अगर किसी का नाम मैंने नहीं बोला। एक्सक्यूज मी कौन बोल मैम, रहा है? मैम मैं दाऊद प्रेजेंट। मैम मेरा नाम कौन हो आप? मैम आलिया हसन प्रेजेंट। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये सबसे डिस्कनेक्ट होता है। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। दाऊद प्रेजेंट मैम। मैम मेरा भी हो गया था। महादील प्रेजेंट। दाऊद में लगाई हुई है, लगी थी। महादील मैम कहाँ आलिया है? हसन ये लो। प्रेजेंट। मैम कौन? मासूमा। फातिमा मासूमा सजाद, ठीक है। अच्छा, ये अभी तो ऐसे इतने ना करो। मैम मेरा नाम नहीं है। अब ये सारी अवाम हुआ जो बाद में आगे अटेंडेंस लगवाएगी। अच्छा, इन बच्चों के अलावा ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 109 को पता नहीं कितने 109 स्टूडेंट्स हैं। इनके अलावा किसी स्टूडेंट की अगर मैंने नाम नहीं बोला किसी का, तो वो आके क्या है सर अफनान से मिले, ठीक है, और अपने आप का जो भी आपका मसला चल रहा है इसका पोर्टल का जो भी है वो आप उसको देखो, ठीक है। इसमें मेरा नाम तो बस सिटी का कोई दूसरा सेक्शन आपके पास है? एक मिनट, कहाँ ले दूँ तुम लोगों को? वही लोग देख रही थी ना।